जाए, इससे और कोई बहुत दुख की बात नहीं है। शुक्रिया, आपने मौका दिया। थैंक यू। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माननीय सभी सदस्यों को जिन्होंने किसानों की इस चर्चा में भाग लिया है। लेकिन ये कहते हुए मेरे मन में एक टीस भी है, चर्चा खेती पे है, किसानों पर है। हर एक कहता है कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन प्रमुख प्रतिपक्ष के नेता प्रथम पंक्ति वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बीच में थोड़ी देर नेता प्रतिपक्ष दिखाई दिए थे मुझे लगा कि इस इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में शायद नेता प्रतिपक्ष भी बोल जाएं, लेकिन वो कब आते हैं और कहां चले जाते हैं, ये भी काम की बात है। विपक्ष को आईना दिखाना भी काम की बात है मेरे भाई। आज आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या इनकी सुरक्षा का जिम्मा आपने उठा रखा है? और वो तो कई बार चुनाव में भी आपकी पार्टी को छोड़ के पता नहीं कहां निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। नेता प्रतिपक्ष कहां हैं, ढूंढते रह जाओगे। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा, मैं छोटे दलों के दिल का दर्द देख रहा था। वो कह रहे थे हम 2-2, 3-3 मिनट बोलना चाहते हैं, किसानों पे बोलना चाहते हैं, खेती पे बोलना चाहते हैं। मैं बेनीवाल जी हो या चंद्रशेखर जी हो और हरसिमरत जी, आपको भी जिस तरफ से आप बोली हैं, बोलने की जो ललक थी, मैं बधाई देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, लेकिन ये सबसे बड़ी पार्टी को क्या हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी टीस प्रकट कर रहा था, इतना बड़ा दल इतना निर्धन कैसे हो गया कि इस चर्चा से गायब है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कांग्रेस का इतिहास है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी, एक बार मैंने जब कृषि मंत्री बना तो मैंने सोचा लाल किले की प्राचीर से जो भाषण होता 15 अगस्त का, वो नीतियों और कार्यक्रमों की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए देखूं देश के किस प्रधानमंत्री ने खेती और किसान के बारे में क्या कहा। मैंने देखा 1947 में एक बार भी लाल किले की प्राचीर से नाम नहीं लिया किसान का और खेती। 1948-49 एक बार, 50 में नाम नहीं लिया, 51 में नाम नहीं लिया, 52 में नाम नहीं लिया, 53 में नाम नहीं लिया, 54 में नाम नहीं लिया, 55 में नाम नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में एक बार, चलते चलते 58 में नहीं लिया, 59 में एक बार, 60 में नहीं, 61 में नहीं, 63 में नहीं। कुल मिला के जब तक वो प्रधानमंत्री रहे उनने केवल 6 बार किसान का नाम लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने 207 बार किसान का लाल किले की प्राचीर से जिक्र किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दिल में होता है वही तो जुबान पे आता है।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। केवल चिंता में किसान, लेकिन किसान कल्याण के लिए क्या किया? अब ये तो ये जाने कि इनने क्या किया था, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों को मेरी तरफ से धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। अमरिंदर सिंह राजा जी, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, नरेश चंद्र उत्तम पटेल जी, प्रतिभा मंडल जी, मुरासोली जी, दगमुल्ला प्रसाद राव जी, देवेश चंद्र ठाकुर जी, संजय उत्तम राव देशमुख जी, मोहते पाटिल धैर्यशील राज सिंह जी, धैर्यशील जी, सुदामा प्रसाद जी, राजेश वर्मा जी, जयप्रकाश जी और जी राम जी भी, दुष्यंत सिंह जी, सुधाकर सिंह जी, वाईएस अविनाश रेड्डी जी, अमरा राम जी, नवाज शेखनी के जी, चरणजीत चन्नी जी, राजकुमार चाहर जी, श्रीमती डिम्पल यादव जी, गुरमीत सिंह मीत जी, चमाला किरण कुमार रेड्डी जी, राहुल सिंह लोधी जी, सेल्वाराज बी जी, किशोरी लाल जी, अनिता सुखदर्शनी जी, तंगलाउदय श्रीनिवास जी, श्रीमती संजना जाटव जी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, राजेश रंजन, पप्पू यादव जी, गनीबेन नागाजी ठाकुर, हनुमान बेनीवाल जी, उमेश भाई बाबू भाई पटेल जी, डॉक्टर इंद्र हक सुबा जी, हरेन सिंह मलिक जी, अब्दुल रशीद शेख जी, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, मोहम्मद हनीफा जी, रविंद्र बसंत राव जी और बहन हरसिमरत कौर जी, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और एक बात मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करके कहना चाहता हूं कि सदन में कम हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई और मुद्दे हैं जिन पे आप चर्चा करना चाहें, तो चाहे पक्ष के मित्र हो चाहे प्रतिपक्ष के मित्र हो, सदैव आपका स्वागत है। मैं सदैव सकारात्मक सुझावों का सदैव माननीय अध्यक्ष महोदय स्वागत करूंगा। और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूं कि अगर सुझाव ऐसे होंगे जो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम पूरी ईमानदारी से अपने देश के किसानों की सेवा में लगे हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूं मंत्री जी तो मैं खेती को... एक मिनट मंत्री जी, माननीय सदस्य, आप सबको पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर दिया बोलने का, और माननीय मंत्री जी ने गंभीरता से आपकी बात सुनी। बैठे बैठे टिप्पणी करना उचित नहीं है माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने न केवल सुना बल्कि हर एक की बात लिखी भी है, और लिखने के बाद पढ़ूंगा भी, और पढ़ने के बाद अगर हो सकता है तो कुछ उस पर कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय खेती जीता हूं। मैं केवल कृषि मंत्री नहीं हूं, मैं किसान हूं और आज भी खेती करता हूं। और बचपन में भी जब खेती ट्रैक्टर से नहीं होती थी, बैलों से होती थी, तब हल में जो पोर रहता था, हमारे यहाँ पोर कहते थे, ढुली टांग के उराई करते थे, वो उराई भी मैंने की है। मैं किसान के हर एक दर्द को जानता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेती किसानी मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। और मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि देश के किसानों की सेवा करने का ये सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चर्चा होती है तो आलोचना भी होती है। मैंने कल भी कहा था, आलोचनाओं का स्वागत है। ये लोकतंत्र कोई ईंट और गारे का भवन नहीं है। ये जो संसद है, हमारे ईंट गारे का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। और इसलिए यहाँ जो चर्चा होती है जनहित में, उस हर चर्चा का स्वागत है, आलोचना का भी स्वागत है। लेकिन केवल आलोचना के लिए आलोचना की जाएगी क्या? केवल भाषण देने के लिए आलोचना की जाएगी क्या? आलोचना में तथ्य और तर्क नहीं होंगे क्या? केवल असत्य का सहारा लिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि सकारात्मक आलोचनाओं का स्वागत है। मैं काम की बात कर रहे हैं
तो मैं आता हूं, सबसे पहला काम अगर इस सरकार ने कोई किया तो इस विभाग का नाम जिसमें जोड़ा कृषि के साथ किसान कल्याण विभाग किया। ये हमारे अंतर मन का भाव था, ये हमारे अंतर आत्मा का भाव था। और बजट की बात अभी आ रही थी, कितना बजट, कितना प्रावधान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तुलना करके भी बताना चाहता हूं। 2013-14 में कृषि का बजट था केवल 21,933 करोड़ 50 लाख रुपया। ये 13-14 की बात बता रहा हूं, उसके पहले और जाऊंगा तो ये और बौखलाएंगे। लेकिन आज जब ये बजट प्रस्तुत किया है तो 1,30,561 करोड़ 38 लाख रुपए का ये बजट किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट में वृद्धि हुई है, ये माननीय अध्यक्ष महोदय अभूतपूर्व है। और ये तो केवल कृषि विभाग का बजट है। इसमें अगर एलाइड सेक्टर को जोड़ दिया जाए, इसमें आप पशुपालन जोड़ दीजिए, इसमें आप मछली पालन जोड़ दीजिए, इसमें आप फूड प्रोसेसिंग जोड़ दीजिए, इसमें फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर का पूरा सब्सिडी किसान के खाते में ही जाती है, उसको अगर माननीय अध्यक्ष महोदय जोड़ दिया जाए तो ये 3,32,410 करोड़ रुपया हो जाता है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी नीति कृषि की जो हमारे टारगेट है, जो लक्ष्य है, 3 प्रमुख लक्ष्य हमारे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक है देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। वर्तमान अस्थिरता और अनिश्चितता में जब पूरी दुनिया जी रही है, तब हम भोजन के लिए, खाद्यान्न के लिए दुनिया के किसी देश पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए पहला काम हमारा है देश की फूड सिक्योरिटी सुरक्षित करना, खाद्य सुरक्षा सुरक्षित करना। हमारा दूसरा काम है किसान की आजीविका को आसान बनाना, उनकी आय बढ़ाना। और तीसरे, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ पोषक आहार जनता को मिले, ये सुनिश्चित करने का काम करना। और इन तीनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमने रोड मैप बनाया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और रोड मैप का हमारा पहला अंग है उत्पादन बढ़ाना। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्पादन भी बढ़े और उत्पादकता भी बढ़े। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता है कि आज जो हमारे खाद्यान्न का और बागवानी का उत्पादन है, वो रिकॉर्ड उत्पादन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014-15 के 265 मिलियन टन की तुलना में आज 357.73 मीट्रिक टन ऐतिहासिक उत्पादन खाद्यान्न का हुआ है। बागवानी में भी हम पीछे नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बागवानी का रिकॉर्ड उत्पादन 277.35 मीट्रिक टन से बढ़ के आज 370 मीट्रिक टन हो गया है। खाद्यान्न से भी आगे माननीय अध्यक्ष महोदय, धान में, गेहूं में, मक्का में, मूंगफली में, सोयाबीन में हाई टाइम रिकॉर्ड स्थापित किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने। धान में माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है और आपको भी प्रसन्न होना चाहिए कि भारत चावल के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया है। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है, चीन हमसे पीछे हो गया है। दलहन में माननीय अध्यक्ष महोदय 33% वृद्धि हुई है उत्पादन में, तिलहन में 32% वृद्धि हुई है। और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक देश बन के उभरा है। सभी फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उत्पादकता के मामले में अगर आप देखेंगे तो ये सरकार के रिकॉर्ड को उत्पादकता में बताता है। आज धान की उत्पादकता जो कभी 14 और 15 में 2462 किलो थी, आज 2929 किलो हो गई है। गेहूं 3117 से बढ़ के 3595 हो गया है। मक्का 2500 से 67 से बढ़ के 3590 हो गया है। ज्वार 850 से बढ़ के 1240 हो गई है। बाजरा 1198 से बढ़ के 1523 हो गया है।
छोटे अन्न भी 583 से बढ़ के 1001 हो गए। अरहर हो, उड़द हो, मूंग हो, मसूर हो, सरसों हो, तिल हो, सूरजमुखी हो, गन्ना हो, हर एक का और या जूट हो, हर एक की उत्पादकता बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल उत्पादन बढ़ाने का काम हमने किया है बल्कि किसानों को ठीक दाम मिले, लाभ ठीक मिले, इसलिए उत्पादन की लागत घटाने का भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम किसान की अभी बात हो रही थी। पीएम किसान में कम पैसा है, कम पैसा है, कम पैसा है। तुमने कितना दिया था? कि एक फूटी कौड़ी भी किसान के खाते में कभी डालने का काम किया था? एक बार बड़े जोर शोर से घोषणा हुई कर्जा माफी की, वो भी कितनी थी? 60,000 करोड़, और वो भी सही लोगों को नहीं मिली। अंधा बाटे रेवड़ी, चीन चीन के दे, ये हालत थी। कई घपले घोटाले उसमें हुए थे, लेकिन अकेले पीएम किसान सम्मान निधि में आप देखेंगे तो 22 किस्तों में 4,27,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले गए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस किसान सम्मान निधि में छोटे और सीमांत किसानों की जिंदगी में परिवर्तन लाने का काम किया है। बीज की जरूरत हो, आदान की जरूरत हो, उसके लिए कई बार साहूकार से पैसे लेने पड़ते थे। आज किसान सम्मान निधि उनकी इन जरूरतों को पूरा कर रही है और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने केवल किसान सम्मान निधि नहीं, हमने उर्वरक पर सब्सिडी लगातार बढ़ाने का काम किया है। आप कल्पना कीजिए, अगर उर्वरक सब्सिडी लगातार बढ़ाने का काम नहीं होता तो किसान को किस भाव डीएपी और किस भाव यूरिया मिलता। आज आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं माननीय अध्यक्ष महोदय बताना चाहता हूं कि हमने लगातार इनके समय डीएपी का जो पर बैग 4 और 5 में 467 रुपया में मिलता था, वो बढ़ाते बढ़ाते ये 13-14 में ले गए थे 1315 रुपया 55 पैसा। उधर रेट बढ़ता था, यूपीए की सरकार भी रेट बढ़ा देती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने तय किया किसानों के हित में हम यूरिया और डीएपी के दाम बढ़ने नहीं देंगे। यूरिया की एक बोरी आज भी 266 रुपया में देने का काम करती है तो एनडीए की सरकार करती है, और डीएपी 1350 रुपया रेट फिक्स कर रखा है। कंपनियों के दाम बढ़ते हैं लेकिन किसानों पर वो बोझ हम किसी भी कीमत पर नहीं आने देते। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां 2005 और 6 में फर्टिलाइजर सब्सिडी थी केवल 18,460 करोड़, आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 1,77,157 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान हमने किसान को सस्ता उर्वरक देने के लिए किया है, सस्ता खाद देने के लिए किया है। और आपको मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमारी यूरिया की बोरी हो या डीएपी की बोरी हो, जो बोरी किसान को 3100 रुपए की पड़ती थी 1350 रुपया में, 2000 की 266 रुपया में देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने ही नहीं, किसान के क्रेडिट की बात पर भी आ जाएं। किसान को आदान के लिए कई बार ब्याज पर, कम ब्याज पर कैसे लोन मिले इसकी चिंता करनी पड़ती है। जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तब साहूकारों से पैसा लिया जाता था, पठानी ब्याज वसूला जाता था उसका। निजी साहूकारों के चक्कर में कई बार वो तबाह और बर्बाद हो जाते थे। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 की तुलना तो करनी पड़ेगी, तब तो पता चलेगा कि कौन कैसे काम कर रहा है। तब केवल 7.3 लाख करोड़ क्रेडिट मिलती थी किसानों को, अब संस्थागत लोन बढ़ के हो गया है 28 लाख करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 लाख करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटे और सीमांत किसानों को मिलने वाला संस्थागत ऋण 2014 की तुलना में अब 3,22,000 करोड़ से बढ़ के 14,77,000 करोड़ रुपया हो गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग
7,81,00,000 खाते संचालित है केसीसी पर, जिनके माध्यम से हर वर्ष 10 लाख करोड़ से अधिक आसान और सस्ती दरों पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार ने 1,80,000 करोड़ से अधिक की तो ब्याज सब्सिडी ही किसानों के खाते की, किसानों की ओर की प्रदान करने का काम किया है। क्या ये किसानों के लिए काम नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने ही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। हमने केसीसी का विस्तार केवल खेती के लिए नहीं, पशुपालन के लिए भी किया है, डेयरी के लिए भी किया है, मछली पालन के लिए भी किया है। प्राकृतिक आपदाओं में अगर किसान की फसल तबाह और बर्बाद हो जाए तो ब्याज से राहत देने की व्यवस्था करने का भी काम किया है। और इसलिए किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इस दिशा में हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि कृषि मशीनों पर, कृषि के उपकरणों पर, कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दर 12 और 18% से घटा के 5% करने का ऐतिहासिक फैसला किया गया है। और उसका जो फायदा मिला है मैं वो भी बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। ट्रैक्टर 35 HP का जो पहले 6,50,000 रुपया में मिलता था, अब मिलता है 5,80,000 रुपया में। 41,000 रुपए का फायदा सीधे किसानों का। 45 HP पर 45,000 का फायदा, 50 HP पर 53,000 का फायदा, ट्रैक्टर 75 HP का 63,000 का फायदा। पूरी कृषि मशीनों की सूची है, ये सौगात है किसानों को। और इसका परिणाम क्या होता है, मैं उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। ट्रैक्टर की बिक्री इसके कारण ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। 13-14 में 6,96,828 ट्रैक्टर बिके थे। इसके पहले 24-25 में लगभग 10 लाख ट्रैक्टर बिके थे। इस साल, अब तक साल अभी पूरा नहीं हुआ है, 11,53,356 ट्रैक्टर बिक चुके हैं। तो जीएसटी की दरों में कमी का लाभ भी सीधा सीधा किसानों को मिल रहा है। कृषि यंत्रों पर भी जो सब्सिडी हम देते हैं मैकेनाइजेशन के कारण, उसका लाभ भी सीधे सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। और इसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि विभाग ने, ICAR ने, कि हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए नई किस्में, ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्में, क्लाइमेट रिजिलेंट किस्में जो अधिक तापमान का भी मुकाबला कर पाए, जलवायु के अनुकूल हो, और बायो फोर्टिफाइड किस्मों का भी विकास किया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने लगभग 3,356 किस्मों का इस बीच में अलग अलग विकास किया है किसान के लिए। बीज माननीय अध्यक्ष महोदय मूल है उत्पादन बढ़ाने का। बीज अगर अच्छे मिलेंगे तो किसान चमत्कार कर पाएगा। और इसलिए अलग अलग किस्में लगातार विकसित की जा रही है। गेहूं की हो, जौ की हो, चना की हो, चावल की हो, बाजरा की हो, रागी, कुटकी, कैंगनी, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, मसूर, चना। लगातार शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है कि हम अच्छी किस्में, अधिक उत्पादन देने वाली किस्में और कैसे किसान के लिए लेके आए। दुनिया की पहली, दुनिया की, मैं देश की नहीं कह रहा माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया की पहली 2 जीनोम एडिटेड चावल की किस्में अगर डेवलप की है तो भारत ने की है, ICAR ने की है, जिनकी अपनी विशेषताएं, पानी कम लगता है, कम दिन में आती है, बायो फोर्टिफाइड है, जिसका लाभ अब किसानों को मिलना प्रारंभ होगा। लेकिन केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। अगर उत्पादन के ठीक दाम ना मिले किसान को तो केवल उत्पादन का क्या फायदा होगा। अभी हमारे कई मित्र MSP की बात कर रहे थे, MSP, लेकिन जो बात कर रहे थे मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुमने कितनी MSP दी थी और तुम्हारा दृष्टिकोण MSP के बारे में क्या था। माननीय अध्यक्ष महोदय, UPA की सरकार कटघरे में खड़ी है। स्वामीनाथन आयोग ने जब ये बात कही थी अपनी रपट में कि उत्पादन की लागत में 50% मुनाफा देकर MSP घोषित करनी चाहिए, तो मेरे पास ये UPA की सरकार के मंत्रिमंडल का नोट रखा है, नोट।
इस नोट में जयप्रकाश जी आप भी देख लेना, ये यहाँ लिखा हुआ है इस नोट में, एमएसपी की सिफारिश सीआईएसीपी द्वारा संबद्ध घटकों की किस पर विचार करते हुए वस्तु परक मापदंड पर की जाती है। अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है, ये नहीं दी जा सकती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यहाँ छाती पीट रहा है एमएसपी 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 एमएसपी, और जब मौका आया माननीय अध्यक्ष, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। मेरे पास समय की सीमा है माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 बजे के बाद मैं बोल नहीं सकता। आप एक मिनट, आपका नाम क्यों नहीं लेंगे? आपने भाषण दिया था ना, तो नाम लेंगे माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश जी मेरे मित्र, में तो 1000 बार नाम लूंगा। वो मुस्कुराए नहीं मुस्कुराए, मैं तो उनको देख के मुस्कुराता रहूंगा। हम तो सबको प्यार करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, सिया राम मैं सब जग जानी। पक्षों चाहे विपक्षों सब अपने। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब हो, हरियाणा हो, तमिलनाडु हो, जम्मू कश्मीर हो, देश का कोई भी प्रांत हो, असम हो, बंगाल हो, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। अलग भाषा अलग देश, फिर भी अपना एक देश। सरकार इसकी हो चाहे उसकी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए कृषि अगर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो किसान उसकी आत्मा है। किसान हमारे लिए भगवान है और उसी की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और इसलिए हम ये बता रहे हैं इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। और भाई एमएसपी पे सही बात तो करनी पड़ेगी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोकसभा में, अब माननीय अध्यक्ष महोदय 6 बजे तक ही मुझे बोलना है। अरे हर एक चीज बताऊंगा, एक एक तो बताऊंगा ना। हमने अरे इनका अनुसरण कौन करेगा मेरे भाई? तुम भी नहीं कर रहे, हमसे काहे को कह रहे? उत्तर प्रदेश में तुम भी भगते हो दूर दूर। कांग्रेस की हालत नहीं हो गई है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अभी 27 में सावधान रहना। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में यूपीए के मंत्रीगण, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, श्रीमान कांतिलाल भूरिया जी, श्रीमान शरद पवार जी और श्रीमान तारिक अनवर जी, ये सबके उत्तर है 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर देगा। ये मंत्रीगणों ने यहाँ कहा है। आपने 50% लागत पर एमएसपी देने से इनकार कर दिया। और ये भी आज मैं भेद खोलना चाहता हूं। ये जब घोषित करते थे तो देते थे कितनी? धान की A2+FL लागत 961, इनने दी 1310, एमएसपी घोषित की 36%, ज्वार पे 18%, रागी पे 12%, मूंग पे 19%, सूरजमुखी पे 23%, उड़द पे 37%। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 2019 में तय किया कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी घोषित की जाएगी। ये हमारी सरकार ने तय किया, हमें गर्व है। और हमारे 25-26 पे आप देख लीजिए जो एमएसपी हमने घोषित की है, हमने A2+FL
धान की 1579 हमने घोषित की 2369, 50% से ज्यादा। ज्वार 2464 लागत हमने घोषित की 3699, 50% से ज्यादा। रागी 3257 लागत 4886, 50% से ज्यादा। मूंग 5845 लागत एमएसपी 8768, 50% से ज्यादा। उड़द 5114 हमने घोषित की एमएसपी 7800, 53%। कपास लागत 5140 हमने घोषित की 7710। सरसों 2720, सरसों 4842 हमने 7263 घोषित की। सूरजमुखी 5147 हमने 7721 रुपया घोषित की। जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ये सच तो सुन लो, देखो सुनना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सवाल उठाए तो सुनना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश जी मेरे बड़े परम मित्र हैं, मैं उनको बता रहा हूं, उन्हीं को बताऊंगा। धान, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो धान को कह रहे हैं, धान जब यूपीए की आपकी सरकार थी, आपने 45 करोड़ मीट्रिक टन खरीदी थी, हमने 84 करोड़ 18 लाख मीट्रिक टन खरीदी है हमारी सरकार। एमएसपी पे खरीदी माननीय अध्यक्ष, मैं कोई व्यापारी की खरीद बता रहा हूं क्या? मैं एमएसपी की बता रहा हूं। ये तो मोदी जी की सरकार है, तो यूपीए की सरकार थोड़ी की घपला घोटाला कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, गेहूं हमने खरीदा 33 करोड़ 58 लाख मीट्रिक टन। दलहन अब सुनना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात करते हैं एमएसपी पे खरीद की। पूरे यूपीए के कार्यकाल में इनने केवल दलहन खरीदी 6 लाख मीट्रिक टन। 6 लाख मीट्रिक टन, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं थी। और हमने खरीदी 1 करोड़ 93 लाख मीट्रिक टन। ये आंकड़े देख लो, आप खरीदते ही नहीं थे और एमएसपी की बात करते हैं हमसे माननीय अध्यक्ष महोदय। ये तिलहन माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें खरीदी 47,75,000 मीट्रिक टन। हमने खरीदी 1 करोड़ 57 लाख मीट्रिक टन। और सभी एमएसपी की फसलें इनने खरीदी 69 करोड़ 87 लाख मीट्रिक टन। हमने खरीदी 122 करोड़ 92 लाख मीट्रिक टन। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है। पूरा न्याय दिया है हमने किसानों को। अब रुपया में भी देख लो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक चीज पे जाऊंगा, उसका समय नहीं है, इसलिए मैं सब फसलों का जोड़ के बता रहा हूं, सारा देश ये सुन ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, यूपीए की सरकार ने 10 साल में 4,75,000 करोड़ रुपया की एमएसपी पर खरीद की थी और हमारी सरकार ने 18,98,000 करोड़ रुपए की। ये एमएसपी की बात करते हैं। और केवल एमएसपी नहीं, हमने केवल एमएसपी पे नहीं, हमने एक नई योजना बनाई पीएम आशा, जो किसानों का नया आशा और विश्वास बन के उभरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अंतर्गत दलहन, तिलहन, खोपरा, ये सब खरीदने का हमने काम किया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं निवेदन करके कि ये हमारी सरकार है जिसने पीएम आशा के तहत जो खरीद की है 2014 के पहले, जो मैं अभी बता रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, दलहन में हमने ये तय किया है, आप भी सुन लो, तुअर, उड़द, मसूर, ये 100% जो किसान लेके आएगा पूरी की पूरी खरीद की जाएगी।
इन्हें कोई ऐसी योजना ही नहीं बनाई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने ही नहीं, हमने तिलहन की खरीद भी इसके माध्यम से करते हैं। हमारी पीएम आशा के अंतर्गत 3 तरह की योजनाएं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, 3 तरह की। एक, हम पीएसएस के अंतर्गत खरीदते हैं। दूसरे, हम भावांतर भुगतान भी देते हैं। और भावांतर भुगतान का मतलब तिलहन की फसलों पे हम देते हैं। इनको समझा देता हूं, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिकती है कोई चीज, मान लीजिए सोयाबीन नीचे बिक रहा है, भावांतर अगर उसकी दाम है 5200 रुपया और वो बिक रहा है 4200 रुपया, तो मॉडल रेट और एमएसपी के रेट का जो अंतर है, वो अंतर फिर पूरा का पूरा किसान के खाते में सीधे डालने की व्यवस्था की है तो हमारी सरकार ने। और मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश ने यह खरीदी की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फेयर नहीं है। मैं तो राज्य सरकारों की भी, जो इनकी राज्य सरकार है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं। भारत सरकार खरीदना चाहती है, कर्नाटक ने हमसे, कर्नाटक ने, अब इनको बुरा लगेगा, लगे तो लगे, मैं क्या करूं, जो सच्चाई है वो तो बतानी पड़ेगी। कर्नाटक में प्रहलाद जोशी जी हमसे अनुमति मांगी खरीदने की। हमने कहा खुशी से पूरी खरीद लो। नहीं, बोले पूरी नहीं खरीदते, पूरी नहीं खरीदते, 25% खरीदेंगे। अब 25 तुअर की बात कर रहा हूं मैं। 25% कितना होता है? 3,06,150 मीट्रिक टन हमने अनुमति दे दी। इनने बोनस घोषित किया, बोनस, कि हम बोनस भी देंगे, बोनस भी देंगे। हम कहा बहुत खुशी की बात है, दे दो भैया। लेकिन खरीदी कितनी? 2,16,303 मीट्रिक टन। 25% भी नहीं खरीदी। ये पाप करती है तो यूपीए की राज्य सरकारें करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार अनुमति देती है और ये खरीदने का काम नहीं करते। ऐसे ही तेलंगाना को माननीय अध्यक्ष महोदय, आ गए, तेलंगाना को हमने अनुमति दी थी 1,69,140 मीट्रिक टन। इनने खरीदा 13,177 मीट्रिक टन। क्या जाता है तुम्हारा किसान की? अगर उपज का ठीक दाम मिल जाए तो ये वो खरीदने का भी काम नहीं करते। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने केवल फसलें नहीं खरीदी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमने अलग अलग जो मिर्ची जैसी चीजें, टमाटर जैसी चीजें, अलग अलग जो फसलें होती, आम, कोई कहता आम कभी कोई खरीदता है, लेकिन हमने जब देखा मिर्च के दाम कम हो गए, आंध्र प्रदेश से डिमांड आई, आम के दाम कम हो गए, कर्नाटक से डिमांड आई, कर्नाटक से। हम भेदभाव नहीं करते, कर्नाटक में भी हमारी जनता रहती है। जब आम की खरीदी की मांग आई तो हमने तय किया कि MIS के अंतर्गत, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंतर्गत, हम एक मॉडल रेट तय करके आम भी खरीदेंगे। हमने कर्नाटक में आम खरीदे, हमने आंध्र में आम खरीदे, हमने तो मिर्ची भी खरीदी, मिर्ची, लाल मिर्च भी खरीदने का काम। टमाटर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मिर्ची लगी, अब मैं नहीं जा रहा, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आलू, प्याज, टमाटर, TOT, जब इसके रेट गिर जाते हैं तब भी किसान को परेशानी होती है। मैं आज बड़े गर्व के साथ ये बताना चाहता हूं कि हमने तय किया केंद्र सरकार ने कि अगर कहीं आलू, प्याज, टमाटर के दाम बहुत नीचे गिर जाते हैं और किसान को महानगरों में उसके ठीक दाम मिलते हैं, तो माननीय ठीक दाम अगर मिलते हैं और किसान अपना आलू प्याज टमाटर लेके अगर जहां अच्छे दाम मिलता है, बड़े शहर में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाता है, तो आने में ट्रांसपोर्टेशन के कारण किसान लेके नहीं आ पाता अपना उत्पादन। अब हमने तय किया है कि अगर वो लेके आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का भी पूरा खर्चा केंद्र सरकार देगी। भंडारण का पैसा भी देने का काम करेंगे। आप बात करते हैं खरीदने की, हमने सेब खरीदे, C ग्रेड सेब, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, हम भेदभाव नहीं करते, हमने खरीदे 1,16,500
71 मीट्रिक टन सेब खरीदने का काम किया। हमने मिजोरम में अंगूर खरीदे, अदरक खरीदा, कर्नाटक में अदरक 59,948 मीट्रिक टन। अब आप बात करते हो, हम अदरक खरीदें, मिर्च खरीदें, आलू प्याज टमाटर का इंतजाम करें, और आप हमसे एमएसपी की बात करते हैं, जिनने कभी एक पैसे का भी काम नहीं किया एमएसपी पे, वो आज हमसे बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हम किसानों को फसल के ठीक दाम देने में कोई कसर ना तो छोड़ रहे हैं और ना छोड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य है कि हम किसान को ठीक, उसके लिए हम एफपीओ बनाए। 10,000 एफपीओ बनाने का काम भारत में हुआ है। 10,000 एफपीओ, जिनमें से 1100 से ज्यादा एफपीओ करोड़पति हो गए, उनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपया से ज्यादा हो गया है। किसानों के हित में जो फैसले किए जा सकते हैं, अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बताए तो खेती के लिए पहले की सरकारों ने क्या किया है। अगर किसान उत्पादन कर लेता था, अन्न पैदा कर लेता था, भंडार भर भी देता था, रखने की जगह नहीं रहती थी, वेयर हाउस नहीं थे, कोल्ड स्टोरेज नहीं थे, बाकी संरचनाएं नहीं थी, कभी की तकलीफ की तरफ किसी ने देखा। लेकिन जब माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता कल्पनाशील मस्तिष्क का धनी होता है, दिल में संवेदना होती है, किसानों का दर्द सीने में होता है, तो फिर नई योजना बनती है। उन्होंने तय किया कोविड के दौरान 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया जाएगा और ये सारी संरचनाएं देश में बनाई जाएगी। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के अंतर्गत, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 1,72,092 परियोजनाओं के लिए 1,34,872 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 18,175 वेयर हाउस, 2,895 कोल्ड स्टोरेज, 26,694 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां सहित अनेकों संरचनाएं बनाने का काम किया है, ताकि किसान का उत्पादन खराब ना हो, भंडारण की व्यवस्था हो, ठीक दाम जब तक ना मिले तब तक वो उसको सुरक्षित रख पाए। ये काम भी अगर किया है तो एनडीए की सरकार ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, किया है। अरे अभी तो टाइम बहुत है, एक एक का जवाब दे रहा हूं मेरे मित्र। अध्यक्ष महोदय, आप जितनी देर की अनुमति देंगे मैं बोलूंगा और एक एक का जवाब दूंगा, और कोई रह गया तो चैम्बर में आ जाओ, वहां भी जवाब देने के लिए मिलेगा, सिर्फ आ जाओ। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार हमारे मित्रों ने सही कहा, प्राकृतिक आपदा के कारण ओले, इल्ली, पाला, पानी, बरसात, बाढ़, फसलें खराब हो जाती है। अभी पंजाब में बाढ़ की बात हो रही थी, हिमाचल में बाढ़ आ गई, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, अनेकों राज्य, महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ। वैसी स्थिति में क्या करेगा किसान? पहले चिंता नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अगर बनाई नरेंद्र मोदी जी ने, तो किसानों का संबल बन के खड़ी है। पंजाब के संदर्भ में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब की सरकार ने फसल बीमा योजना लागू ही नहीं की। राज्य सरकारों को, केंद्र तय नहीं करता, केंद्र लाद नहीं सकता, राज्य सरकार तय करती है कि वो फसल बीमा योजना लागू करेगी कि नहीं लागू करेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत पहले भी थी माननीय अध्यक्ष महोदय फसल बीमा योजना, लेकिन यूपीए की सरकार जब थी तब कैसी फसल बीमा योजना थी? उसमें बीमा की इकाई होती थी तहसील, और तहसील में इकाई का मतलब यह है कि एक गांव में फसल खराब हो जाए नुकसान नहीं देंगे, 2 गांव की फसल खराब हो जाए नुकसान नहीं देंगे। जब तक पूरे तहसील में किसानों की फसल खराब नहीं होगी तब तक नुकसान नहीं दिया जाएगा। तो अगर एक किसान या एक गांव के किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करे, भगवान सबकी बर्बाद कर दे, तब मुझे फसल बीमा का लाभ मिलेगा। ऐसी योजना इन्होंने बनाई थी, ऐसी योजना इन्होंने बनाई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें परिवर्तन करके अब हमने फसल बीमा योजना की इकाई बना दी है पंचायत, और केवल पंचायत नहीं बनाई, उसमें भी तय कर दिया स्थानीय आपदा का एक नया प्रावधान जोड़ा, और उसमें तय कर दिया कि एक किसान की भी फसल बर्बाद होगी तो फसल बीमा योजना नुकसान की भरपाई करेगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है माननीय अध्यक्ष महोदय। और ये हमने केवल कहा नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय,
ये हमने करने का भी काम किया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,93,230 करोड़ रुपया किसान के खातों में डाला जा चुका है। 1,93,230 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ये बात आ रही थी, किसी मित्र ने कहा था कि ये तो बीमा कंपनियों के लिए बना दिया, बीमा कंपनियों के लिए बना दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि अगर हम बीमा कराते हैं तो बीमा तब होता है जब नुकसान हो। बिना नुकसान के बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी। लेकिन मैं ये आंकड़े आज बता रहा हूं, ये किसान के लिए है। खरीफ की फसल मैं राज्यवार बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग 31/12/2025 तक के आंकड़े। कर्नाटक में ग्रॉस प्रीमियम 837 करोड़ रुपया दिया और उसके बदले में 1,227 करोड़ रुपया किसानों को क्लेम मिला, 146%। ये पूरी सूची है माननीय अध्यक्ष महोदय, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा क्योंकि समय कम है। ये पूरी सूची, जहां केरला में 209%, तमिलनाडु में 106%, छत्तीसगढ़ में एक बार 493%, हरियाणा में 270%, मध्य प्रदेश में 170%। ये पूरे के पूरे आंकड़े माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब नुकसान होता है तो प्रीमियम से ज्यादा भी नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी को करनी पड़ती है। ये प्रावधान हमने किए हैं। और इतना भी माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार ये शिकायत आती थी, लोग शिकायत करते थे कि क्लेम बहुत देर से मिलती, क्लेम बहुत देर से मिलती, और उसके कारण अलग अलग है। उसके कारण एक ये भी होता था कि बीमा कंपनी और किसानों के बीच विवाद होता था, राज्य सरकार के बीच विवाद होता था क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट पर। एक विवाद यह भी होता था कि राज्य सरकार अपने खाते का जो प्रीमियम सब्सिडी थी वो डालने में देर करती थी। और इसलिए इस बार हमने तय कर लिया कि अगर बीमा कंपनी उपज आंकड़े आने के बाद 21 दिन से ज्यादा देर लगाएगी तो 12% का ब्याज उसको किसान के खाते में और डालना पड़ेगा। और हमने केवल बीमा कंपनी नहीं, राज्य सरकार पर भी ये शर्त लगा दी कि अगर आपने देर की तो 12% ब्याज आपको भी किसान को देना पड़ेगा, किसान को पूरा न्याय मिले, इस पे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक अलग तरह का संबल बन के उभरी है। और शिकायतों की जहां तक सवाल है, किसान रक्षक पोर्टल हमने बनाया है, किसान शिकायत करे, गड़बड़ होती होगी, मैं नहीं कहता इतने बड़े सिस्टम में सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट 100%, ये दावा मैं नहीं करता, लेकिन मैं ये वचन जरूर देता हूं कि अगर कहीं गड़बड़ होगी तो उसकी जांच होगी और गड़बड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और केवल राहत इसी में नहीं है कि हम केवल फसल बीमा योजना का लाभ दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, SDRF की राशि आप जानते हैं, समय की सीमा है मेरे पास, जब प्राकृतिक आपदा हो जाती है तो SDRF की राशि भी हम किसानों को प्रदान करते हैं। अभी पंजाब की बात हो रही थी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, पंजाब हमारा वो प्रदेश है माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी देश पर बाहरी हमला हुआ तो अपने सीने पर पहला बार अगर किसी ने झेला तो पंजाब ने झेला। तो पंजाब की महान जनता को प्रणाम करता हूं, गुरुओं को प्रणाम करता हूं। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अभी कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे हो जूं, रखो ईंटें भरो गारा, चुनो दीवार हत्यारो, उखड़ती सांस बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, हमारे गुरुदेव की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। हम बारंबार उनको प्रणाम करते हैं। तो पंजाब के साथ अन्याय करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब में जब बाढ़ आई, प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा था, मैं गया था पंजाब, बिट्टू जी भी साथ थे, हम लोग गए थे और कोई दूसरे भाव से नहीं गए थे। अब हमारे मित्र कह रहे थे, अमरिंदर भाई, मैं बहुत आदर करता हूँ, बोले पानी में घुस गए। अब पानी में नहीं घुसता तो क्या हवाई दौरा करके लौट आता क्या? गांव में घरों में गए, पानी में गए, रात के 9 बजे तक कई गांव में हम गए। अब इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अब आप अगर जाने पे भी आपको लगे कि मैं तो गया पंजाब और बार बार जाऊंगा, पंजाब की प्यारी जनता को बारंबार मैं प्रणाम करता हूं। अद्भुत लोग हैं पंजाब के, देश की शान है पंजाब। हम पंजाब गए भी, लेकिन आप बता रहे थे 1 पैसा नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले मेरे डिपार्टमेंट का बता देता हूं। मैं लौट के आया,
मैंने अपने विभाग की बैठक की और कहा कि तत्काल पंजाब को क्या दिया जा सकता है। हमने सूची मकान की मांगी, कितने मकान टूट गए। कई दिनों तक मकान की सूची हमारे पास नहीं आई। फिर मेरा दूसरा दौरा होने वाला था, मैंने फिर कहा कि मैं तो चिट्ठी देना चाहता हूं। तो रात को 9 बजे मुझे चिट्ठी भेजी, सवेरे मुझे जाना था पंजाब, रात को 9 बजे चिट्ठी आई। कृषि विभाग का दफ्तर मेरा खुला था, सवेरे मैं चिट्ठी लेकर 9 बजे पंजाब के कृषि मंत्री को, वहां के ग्रामीण विकास मंत्री तो आए नहीं, कृषि मंत्री के हाथ में 34,000 मकान के पैसे की स्वीकृति की दे के आया। और केवल इतने नहीं, बीज के लिए 80 करोड़ रुपए, मनरेगा की राशि जो 100 दिन के बजाय 150 दिन की करके आए। हमने जितने प्रावधान हो सकते थे तत्काल किए। SDRF के तहत माननीय अध्यक्ष महोदय हमने 441 करोड़ रुपए की राशि रिलीज करने का काम किया। NDRF की राशि अभी जानी है, लेकिन उसकी जो औपचारिकताएं पूरी करनी है वो हमारे वहां की राज्य सरकार ने अभी करने का काम नहीं किया। अरे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, मैं जम्मू कश्मीर भी गया था, फसलों का नुकसान हुआ था जम्मू कश्मीर की। ये मैं केवल एक मत बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 20 मिनट मेरे पास बचे और मटेरियल अभी बहुत, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये मोदी जी की सरकार फसलों के नुकसान की भरपाई भी, आदमी अगर मर जाए तो 4 लाख रुपया, भगवान न करे कभी किसी की मृत्यु हो, लेकिन प्राकृतिक आपदा में अगर मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपया, और मनुष्य के अलावा अगर जानवरों की भी, पशुओं की भी अगर मृत्यु हो जाए तो 37 दुधारू पशु के 37,500 रुपया, जो ड्राट पशु है उनके 32,000 रुपया, और उसके अलावा बकरा बकरी मर जाए तो 400 रुपया, और मुर्गा मुर्गी मर जाए तो 100 रुपया। छोटा नुकसान भी हो तो उसकी भरपाई करने का काम ये सरकार NDRF के तहत करती है। राज्य सरकार को हम पैसा लेते हैं, हर तरह के नुकसान की भरपाई करने का काम, हर तरह के नुकसान की भरपाई करने का काम किया जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि नुकसान अब मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार को ही हम पैसा भेज सकते हैं, वो भी प्रॉपर जब वो नुकसान की प्रोफार्मा भर के भेजते हैं, और किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव का सवाल नहीं है। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं, कृषि के विविधीकरण की बात अभी आई थी, डाइवर्सिफिकेशन की बात कही थी। हाँ, विविधीकरण जरूरी है। हमारे यहाँ गेहूं के भंडार भरे, हमारे यहाँ चावल के भंडार भरे, लेकिन हमको दलहन चाहिए, हमको तिलहन चाहिए, हमको फल भी चाहिए, हमको सब्जी भी चाहिए। और पंजाब ने ये बात सही उठाई थी कि अगर एक फसल बोने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय जमीन की जो उर्वरक क्षमता है वो भी प्रभावित हो रही है, और इसलिए खाद्यान्न की खेती, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, इसको भी करने का काम विविधीकरण के अंतर्गत भारत सरकार कर रही है। और इसलिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, दलहन की आत्मनिर्भरता के लिए हमने अभी अलग मिशन बनाया है, जिस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। अच्छे बीज, क्लस्टर, और क्लस्टर में भी प्रोसेसिंग के लिए दाल मिल, 1000 दाल मिल हम खोलने वाले पूरे देश में। उसके लिए 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने वाले, ताकि दालों की प्रोसेसिंग का काम भी हो, प्रमाणित बीज मिले, और वहाँ दालों के उत्पादन को हम बढ़ा सकें। वैसे ही तिलहन मिशन पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह में काफ़ी पाम ऑयल पे काम हो रहा है। मेरे पास समय की सीमा है, विस्तार से मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन उसमें भी निरंतर हमारे प्रयास जारी है, निरंतर हमारा काम चल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा एक और बात हुई थी, वो हुई थी प्राकृतिक खेती पर, लेकिन उसके पहले मैं MIDH के बारे में जरूर बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। फल और सब्जियां आज हमारे देश की जरूरत है। आज हमारी आम जनता भी केवल अनाज नहीं खाती, फल की खपत बढ़ रही है, सब्जियों की खपत बढ़ रही है, और इसलिए मुझे कहते हुए खुशी है 15,67,000 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र MIDH के अंतर्गत कवर करने का काम भारत सरकार ने किया है। उसके लिए क्लीन प्लांट मिल जाए, इसकी हमने चिंता की है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने बनाए हैं, और अब मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तेजी से
फलों और सब्जियों का न केवल उत्पादन बढ़ रहा है बल्कि कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। अब आम आदमी फल भी खा रहा है, सब्जियां भी खा रहा है। कृषि के विविधीकरण की दिशा में ये महत्वपूर्ण प्रयास हमारे यहाँ हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषकर हमारे वो इलाके पर्वतीय क्षेत्र ये हार्टिकल्चर का हब बन सकते हैं, उसके लिए हम विनम्रता पूर्वक काम कर रहे हैं। हमारे कई मित्रों ने ये चिंता व्यक्त की थी कि जमीन की उर्वरक क्षमता समाप्त हो रही है, असंतुलित और अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के कारण हमारी जमीन खराब होती चली जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री की चिंता भी जानता हूं। नेता के मन में जब संवेदना होती है और देश के कल्याण का भाव होता है और अगर वो पूरे देश को एक परिवार मानता है तो वो केवल आज की नहीं, वो कल की भी सोचता है। जब माननीय अध्यक्ष महोदय मैं मुख्यमंत्री था, मैंने काम से प्रधानमंत्री को फोन किया, रीवा उनका दौरा था, कार्यक्रम था। मुझे प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही आज मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं। उन्होंने मुझे कहा कि एक नृत्य नाटिका तैयार करवाओ शिवराज, एक बेटी धरती माँ बने और धरती माँ बन के बहुत मार्मिक ढंग से वो वर्णन करे कि मुझे मत मारो, आखिर कितना केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे। उन्होंने बताया कि इसके कारण धरती की जो हालत हो रही है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये धरती उत्पादन करने से इनकार कर देगी। हमने रीवा में वो कार्यक्रम किया और जब वो बेटी नृत्य नाटिका प्रस्तुत करके धरती माँ बन के ये पुकार कर रही थी कि मत डालो ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और नहीं तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां अन्न और फल के लिए तरस जाएगी, तो पूरे 15 मिनट खड़े होकर मन से हजारों लोगों के बीच प्रधानमंत्री वो नृत्य नाटिका देखते रहे। ये दिल में जब तड़प होती है, संवेदना होती है, तो आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता की जाती है। और इसलिए हमारी सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय प्राकृतिक खेती का मिशन प्रारंभ किया ताकि हम धरती की उत्पादक क्षमता को समाप्त ना होने दें। प्राकृतिक खेती के उस मिशन के अंतर्गत हमने तय किया, एक साथ नहीं लेकिन 1 करोड़ किसानों को हम सेंसिटाइज करेंगे, 18 लाख किसानों को हम तैयार करेंगे कि वो प्राकृतिक खेती करे और लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर में हम प्राकृतिक खेती करेंगे। क्योंकि एक साथ करने की बात हमने नहीं कही। और जिसके पास 5 एकड़ है उससे कहा कि पूरे 5 एकड़ में मत करो, 1 एकड़ में तुम प्राकृतिक खेती करो। आज मुझे बताते हुए संतोष है, प्रसन्नता है कि लगभग 18 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकरण कराने का काम किया है और 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर प्राकृतिक खेती हमारे किसान कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन इत्यादि की हमने पर्याप्त व्यवस्था की है। समय के अभाव के कारण मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय ये बात जरूर कहना चाहता हूं, सही विधि से अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि उत्पादन घटता नहीं है, कई मामलों में उत्पादन बढ़ जाता है। हम धीरे धीरे अपने देश को प्राकृतिक खेती की दिशा में बढ़ाएंगे ताकि हम धरती माँ के स्वास्थ्य की भी चिंता करते रहें और आने वाली पीढ़ियां भी हमारी सुरक्षित रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने ही नहीं, कई नई पहले। अब प्रधानमंत्री जी की एक चिंता और थी, हमारे देश में अन्न के भंडार भरे हैं, फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन एक समान नहीं बढ़ रहा। प्रदेश में उत्पादकता में अंतर है। कई प्रदेशों में उत्पादन ज्यादा होता है, कई प्रदेशों में उत्पादन कम होता है, प्रदेशों में भी जिलों में अंतर है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिले के तर्ज पर एक कार्यक्रम बनाया, धन धान्य प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। वो जिले चिन्हित किए गए जहां फसलों की उत्पादकता कम है, जहां ऋण का प्रवाह कम है, जहां फसल की सघनता कम है, और उन जिलों का तय करके वैसे 100 जिले एक पैरामीटर के आधार पर कम उत्पादन वाले हमने तय किए। और उसमें सोच ये है कि उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। 11 विभाग की 36 योजनाओं का वहां हम कन्वर्जेंस करके क्रियान्वयन करने का काम करेंगे। और जब उन जिलों में जिनमें कम उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, नेशनल एवरेज भी बढ़ेगा और उन जिलों के किसानों की समृद्धि भी बढ़ेगी। मुझे प्रसन्नता है कि 96 जिलों ने प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के अंतर्गत हमारी योजना प्रस्तुत कर दी है। मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि बंगाल के 4 जिलों का सिलेक्शन हमने इसके लिए किया था कि 4 जिले बंगाल के भी प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंतर्गत आए, लेकिन बंगाल ने उस योजना को लागू करने से इनकार कर दिया। केवल उस योजना को लागू करने से इनकार नहीं किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बंगाल में लागू नहीं की गई। हमारे अनेकों योजनाएं, मुझे समझ में नहीं आता माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हमारी कुछ सरकारें
प्रधानमंत्री का नाम अगर लग जाता है तो परेशान क्यों हो जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि योजना बनती है तो सारे देश के लिए बनती है, सारे देश के किसानों के लिए बनती है, लेकिन केवल नाम आ गया पीएम तो योजना लागू नहीं की जाएगी। ये उस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है, किसानों के साथ अन्याय है। इसलिए मैं राज्य सरकारों से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम जन कल्याणकारी योजनाओं में राजनीति ना करें, घटिया राजनीति ना करें। हमारे मतभेद के पंजाब ने भी, बंगाल को प्रार्थना करता हूं। हाँ, बंगाल को भी मैं प्रार्थना करता हूं। विशेष रूप से मैंने पंजाब को भी प्रार्थना की, वहां पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं की। मैं उनको प्रार्थना करना चाहता हूं इन योजनाओं को वो लागू करके अपनी जनता का भला तो करे। मेरी एक फूटे तो फूट जाए, उनकी दोनों फूट जाए, ये सोच देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया था और विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान कई तरह की चीजें हमारे सामने आई। एक तो हमारे वैज्ञानिकों को, किसानों ने बताया कि इस क्षेत्र में रिसर्च करने का काम करो। अनेकों मामले ऐसे थे, गन्ने में लाल सड़न की बीमारी हो जाती है, कपास में पिंक बॉलवर्म जैसी बीमारी है, हमें किसानों ने बताया। और इसलिए हमने तय किया कि आईसीआर के वैज्ञानिक अपने मन से रिसर्च नहीं करेंगे, डिमांड ड्रिवन रिसर्च की जाएगी। 500 विषय तय किए हमने और 52 वैज्ञानिकों की टीम बना के उनको वो विषय सौंपे कि इसमें रिसर्च करके किसान को दो, ताकि किसान की इन समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन वहां दो चीजें और प्रमुखता के साथ आई माननीय अध्यक्ष महोदय। एक आई घटिया पेस्टिसाइड की, घटिया बीज की। किसानों ने मुखरता के साथ कहा कि कई बार घटिया खाद मिल जाता है, घटिया बीज मिल जाता है। हमने कार्रवाइयां की, मैंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे, कृषि मंत्रियों को पत्र लिखे। कई राज्यों ने धुआंधार कार्रवाई हुई, राजस्थान जैसे राज्यों में भी बहुत कार्रवाई हुई, गिरफ्तार भी हुए, सील भी हुए। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, अब समय आ गया है कि नया पेस्टिसाइड एक्ट और नया सीड एक्ट अब लेके आया जाए। 1968 के एक्ट बने, पेस्टिसाइड एक्ट, सीड एक्ट, और इसमें जुर्माना अगर कोई गड़बड़ करे, घटिया बेचे तो केवल 500 रुपया, केवल 1000 रुपया, इससे काम नहीं चलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसलिए हमारी सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये कोशिश कर रही है। हमारा विचार विमर्श जारी है, हमने जनता से भी सुझाव मांगे। हम जल्दी पेस्टिसाइड एक्ट लेकर आएंगे और सीड एक्ट भी लेके आएंगे, केवल किसानों के हित में। उनको गुणवत्तापूर्ण बीज मिले, उनको अच्छे बीज मिले, उनको अच्छा खाद मिले, उनको पेस्टिसाइड ठीक मिले, इसका पूरा प्रबंध किसान के हित को और कृषि के हित को ध्यान में रखते हुए देखा जाएगा। बायो स्टिमुलेंट के नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय कई तरह की चीजें बिक रही थी, 8000। हमने तय किया कि उसके मानक बनाए जाएंगे, प्रोटोकॉल तय किया जाएगा। और हमने प्रोटोकॉल तय किया कि कोई बायो स्टिमुलेंट अगर बिक रहा है तो कम से कम 3 संस्थान, आईसीआर के संस्थान हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो, वो पहले प्रयोग करके देगी कि इसका फायदा है कि नहीं। फायदा है तो ही बिकेंगे। मुझे बताना है अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि 8000 में से लगभग 500 के आसपास मानकों पर खरे उतरे, उनको बेचने की हमने अनुमति दी है। किसान के साथ छल ना हो, इसका पूरा इंतजाम करने का प्रयास माननीय अध्यक्ष महोदय हमने किया है। अभी सिंचाई की बात हो रही थी, डैम की बात कर रहे थे, वहां डैम नहीं बना। माननीय अध्यक्ष महोदय, यूपीए की सरकार के समय 140 सिंचाई परियोजनाओं में से लंबे समय से 99 परियोजनाएं थी जिन पर दशकों से काम नहीं हो रहा था, बरसों से काम नहीं हो रहा था, जिनकी लागत 75,644 करोड़ शेष थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी पानी का मोल जानते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और इसलिए उन्होंने 15-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये सारी की सारी 99 योजनाओं को स्वीकृत करके उनके काम को आगे बढ़ाया, ताकि किसान के खेतों को पानी मिल सके और 27 लाख हेक्टेयर जमीन में अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था हो सके। और इतने ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ड्रीम था, ड्रीम प्रोजेक्ट, नदी जोड़ो, रिवर लिंकिंग, कभी इनकी सरकार ने काम किया। अभी बाढ़ और सुखाड़ की बात हो रही थी, कई नदियां ऐसी जिनमें ज्यादा पानी होता है और उनका पानी निकल के समुद्र में बह जाता है और कई जगह सूखा पड़ता है। यह हमारी सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया, नदी जोड़ो योजना प्रारंभ की जाएगी और कैन बेतवा जैसी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली नदियों के
प्रोजेक्ट प्रारंभ हुए, राजस्थान मध्य प्रदेश के प्रकल्पों पर काम हो रहा है। ये नदी जोड़ो योजना भी माननीय अध्यक्ष महोदय अब हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करने का काम कर रहे हैं, ताकि किसानों को ठीक ढंग से पानी मिले और पानी की एक बूंद भी व्यर्थ ना जा पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अब तय किया है कृषि राज्य का विषय, बड़ी भूमिका राज्य को निभाना है, लेकिन हम अब हर एक राज्य के साथ मिलके राज्यों का कृषि रोड मैप तय करेंगे। कई राज्यों ने सहमति दी है, उनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। आईसीआर की टीम बनी है, हम हर एक राज्य का राज्य सरकार के साथ मिलके एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से वहाँ कौन सी फसलें उपयुक्त होगी, कौन सी सब्जी, कौन से फल, उसका इंतजाम करेंगे और राज्यों का कृषि रोड मैप भी बनाएंगे और रीजनल कॉन्फ्रेंसेज करके माननीय अध्यक्ष महोदय व्यापक विचार विमर्श करके हम अपने देश के कृषि के रोड मैप पर भी तेजी से काम करेंगे। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एक बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पर हम काम कर रहे हैं। समय के अभाव में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमने अब तक लगभग 9 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का काम पूरा कर लिया है। इनके जमाने में तो ना फार्मर की चिंता हुई, तो फार्मर आईडी बनते कहां से। ये बने हुए फार्मर आईडी माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका महत्व इतना है कि किसान का अगर फार्मर आईडी उसके पास है और वो बैंक में जाता है तो 1 मिनट की देर नहीं लगेगी, उसका लोन स्वीकृत हो जाएगा। पहले वो बैंक जाता था, चक्कर लगाता था, कागज इकट्ठे करता था और कई बार कागजों में ही कई पैसे खर्चा हो जाते थे। अब उसमें देर करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कई योजनाओं का लाभ किसान को फार्मर आईडी के माध्यम से मिलेगा। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। डिजिटल क्रॉप सर्वे पर भी हम काम कर रहे हैं। एग्री स्टैक डाटा का भी अब पीएम किसान सम्मान निधि से लेके एमएसपी तक की खरीदी में किसान को लाभ मिलेगा। और एक और घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कही थी, हम एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो किसान की समस्याओं का समाधान करेगा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, भारत विस्तार नाम का एआई प्लेटफॉर्म हमने बनाया है माननीय अध्यक्ष महोदय। केवल एक फोन पर किसान को सलाह दी जाएगी। किसान अगर अपने खेत में गया, फसल खराब है, पत्ते सूख रहे हैं, फोटो खींचेगा और वो भेज देगा और फोन करके पूछेगा मैं क्या करूं, तो उसको उसकी भाषा में उत्तर मिलेगा, फलानी दवाई का उपयोग करो। मेरी मिट्टी का प्रकार ये है, मैं कौन सी फसल बोऊं, उसको तत्काल सलाह मिलेगी कि ये फसल बोने का काम करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यापक पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसान कल्याण के कामों में भी हमारी सरकार लगी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार जब थी तो केवल शासन चलाती है, आज मोदी जी की सरकार है तो ये समाज को बदलती है, जीवन को बदलती है, राष्ट्र का भविष्य गढ़ती है। और जो समाज में सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी चिंता करने का काम करती है। जो समाज में सबसे पीछे और सबसे नीचे है वो दरिद्री हमारा नारायण है और उसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, और ऐसे प्रधान सेवक के साथ काम करके हम किसानों की सेवा कर पा रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को धन्य समझते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन मुझे पता नहीं मंदिर में जाके आप पूजा करेंगे तो भगवान दर्शन देगा कि नहीं देगा, अगर आप व्रत और उपवास रखेंगे तो नारायण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हिमालय की कंदराओं में रह के घनघोर तपस्या करेंगे तो भगवान दर्शन देगा कि नहीं देगा, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन आंखों में तुम्हें साक्षात नारायण के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। इसी भाव से हम काम कर रहे हैं। अंत में एक बात ये कहते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कृषि समझौतों पर यहाँ बेवजह उंगली उठाई गई है। मैं एक किसान के रूप में, एक नागरिक के रूप में और भारत के कृषि मंत्री के रूप में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जितने कृषि समझौते हुए हैं वो किसान के हित में हुए हैं, देश के हित में हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए भारत के हित सुरक्षित है, किसानों के हित सुरक्षित है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और वैसी सारी चीजें
वो सारी चीजें प्रतिबंधित है, उनको लाने की इजाजत नहीं है जो हमारे देश में पैदा होती है माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये केवल राजनीति करते हैं। जब राजनीति केवल सत्ता का गणित बनती है तो वो कांग्रेस बन जाती है, लेकिन राजनीति जब राष्ट्र की आत्मा का संगीत होती है जो जनता की सेवा और भारतीय जनता पार्टी बन जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, हम देश के अन्न के भंडार भरेंगे, हम पोषक उत्पाद किसानों को उपलब्ध कराएंगे और अस्थिरता के इस दौर में प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हम दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। कृषि में भी आत्मनिर्भर भारत, किसानों के कल्याण के लिए भी हम दिन और रात काम करेंगे। और हमने जो लक्ष्य तय किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत वो हम बना के रहेंगे, वो हम बना के रहेंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और मोदी है तो ये मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद।